आज हमारा पहला लेक्चर है। जनरली हम पहले क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि मैं कॉस्टिंग को एक फन की तरह लेना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस्टिंग एक मज़ेदार सब्जेक्ट है और बिना प्रेशर लिए हम एक्चुअली में इसको पढ़ सकते हैं। आपको लगता होगा सर पहला दिन ही जोक मार रहे हैं। मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूं कि कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी सीए सब्जेक्ट को ले लें तो आपको देखने में लगेगा कि कॉस्टिंग आपके बहुत करीब है। बस इतना फर्क हो जाता है कि कॉस्टिंग को हम सब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं, हम इसको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी या डे टू डे बिजनेस लाइफ की तरह नहीं लेते हैं। अगर कोई भी हम फैसला करते हैं कहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए नहीं खर्च करने चाहिए, कुछ खरीदना है या बाद में खरीदते हैं, ये सब हम डिसीजन लेते हैं, हम फैसला करते हैं। हम किस बेसिस पे ये फैसला करते हैं? तो बेसिक हमारे दिमाग में ये सबकॉन्शियसली चलता रहता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हम हर फैसले को कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से सोचते हैं और उसके बाद फिर हम फैसला लेते हैं। अगर हम संक कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, ये सब हम इंडियंस के अंदर में है। बाय बर्थ, बाय आवर अपब्रिंगिंग, ये सब हम सीख लेते हैं। अगर कोई रोड में सब्जी बेच रहा है, उससे आप पूछिए कॉस्टिंग के बारे में, शायद उसको पता ना हो, शायद आपको कॉन्सेप्ट ना बता पाए, पर एक्चुअली में वो भी कॉस्टिंग को बहुत हद तक यूज करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उनको वो टेक्निकल टर्म नहीं पता रहता है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं इस क्लास में कि हम कॉस्टिंग को समझेंगे, उसके तह तक जाएंगे, उसके बेसिक्स तक जाएंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना चाहते, हम ध्यान देना चाहते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ये आप यकीन मानिए आपको कॉस्टिंग मजेदार लगने लगेगा। कॉस्टिंग का जो भूत है, जो लोगों के बीच घूमता रहता है, जो स्टूडेंट के दिमाग में चढ़ा रहता है, वो भूत को हम उतारना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा ये पॉसिबल है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। मेरे क्लास में कॉस्टिंग का भूत स्लोली वो वापस अपने कब्रिस्तान पे चला जाएगा, वो भूत, और आप कॉस्टिंग को एंजॉय करने लगेंगे। बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कॉस्टिंग, उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा, हमारा क्या सिलेबस है, हमारा क्या कंटेंट है और कितने डेप्थ तक हमको जाना है। और ये सब करने के लिए सबसे पहला चीज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो है बेसिक्स। हमारे क्लास में आप ये बात जान लीजिए कि हम ये प्रिज्यूम करके हर क्लास को चालू करेंगे कि आपको बेसिक्स कुछ भी याद नहीं है। आपने पढ़ा है, आपने आईपीसीसी बहुत अच्छे मार्क्स से पास की है, आप कामयाब हो, आप यहां तक आए हो मेहनत से, लगन से, पूरी श्रद्धा से। पर अगर मैं ये मान लूं या ये अज्यूम कर लूं कि आपको सब कुछ याद है तो थोड़ा मुश्किल होता है कॉस्टिंग समझना। तो पहला सिंपल अजम्पशन हम ये रखेंगे कि आपको कुछ भी याद नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है आर्टिकलशिप करते करते आप वो भूल चुके हो। मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप इतना बेसिक्स क्यों जा रहे हो? बेसिक्स तो हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, पर जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो सिर्फ इंटर पास करने के लिए पढ़ा है। फाइनल में आपको फाइनल पास करने के लिए बेसिक्स के और थोड़े गहराई तक आपको जाने की जरूरत है। आपको थोड़ा और समझना होगा वो बेसिक्स को और कैसे वो कॉन्सेप्ट को हम सीए फाइनल सिलेबस में यूज कर पाएंगे। अगर आप वो कनेक्शन निकाल सकते हैं और कनेक्शन बना सकते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कॉस्टिंग एक मजेदार सब्जेक्ट है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली स्कोर करने में। विद दिस चलिए हम आज अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। हम पहले सिलेबस समझते हैं। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, इसमें क्या फर्क है, कितना फर्क आया है, कौन सा नया चीज है जो इंक्लूड हुआ है, कौन सा सिलेबस अच्छा था, ये सब हम पहला क्लास में ही
क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप रिग्रेट करें किसी भी वक्त की काश मैं ओल्ड सिलेबस में रहता, वो बहुत अच्छा था, मैं न्यू सिलेबस में हूं, मुझे आई डोंट नो, मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 90% ये सेम है। अगर मैं क्यूटी को हटा दूं, जो भी बदलाव आया है वो क्यूटी में बदलाव आया है, और वो बदलाव यकीन मानिए वो बदलाव अच्छा है, क्योंकि क्यूटी का जो सिलेबस था वो बहुत टाइम किलिंग सिलेबस था। एग्जाम में अगर ट्रांसपोर्टेशन के कोई क्वेश्चन आ जाते थे तो बहुत वक्त लग जाता था, सिमुलेशन आ जाता था, बहुत वक्त लग जाता था, उसमें बच्चे टाइम आउट हो जाते थे कि हमको आता था, मुझे आता था, हर सवाल आता था, हर क्वेश्चन आता था, पर हमने फिर भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं किया। तो मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छा स्टेप है इंस्टीट्यूट के द्वारा कि उन्होंने क्यूटी को हटा दिया। ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो टाइम मैनेजमेंट का था वो हट गया। बट इसका मतलब ये मत समझिए कि कॉस्टिंग पेपर बहुत शॉर्ट हो चुका है, अब टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आज भी टाइम मैनेजमेंट करना एक चैलेंज है कॉस्टिंग पेपर के अंदर में। हम ड्यूरिंग द इंटायर लर्निंग ऑफ द सिलेबस हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि ये जरूरी है कि हम अपना पूरा पेपर कंप्लीट करके आए। अदरवाइज बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि हमें आता था, सब कुछ आता था, पर हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा। तो प्लीज रिमेंबर कि टाइम मैनेजमेंट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू है जिसको हमको हर दिन कोशिश करना है कि हम इसको सीख पाए। क्लास में पढ़ाते वक्त मैं बहुत स्लो जाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल रहूंगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा हम लोगों को साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर सेम क्वेश्चन जब आप दूसरी बार कीजिएगा तो बहुत कम समय में वो क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप तीसरी बार कीजिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको साथ में ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होगी आपको। चलिए, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस क्यूटी की बात कर ली हमने, ये अच्छा न्यूज है आपके लिए। दूसरा न्यूज, केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर केस स्टडी तो बहुत परेशान कर रहा है, कैसे पढ़ेंगे केस स्टडी, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी थी, वहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। बहुत सारे आपको कहानी सुनने को मिलेगी, पर मैं आपको विश्वास से बताता हूं केस स्टडी एक बहुत अच्छा एडिशन है हमारे न्यू सिलेबस में। ये केस स्टडी कुछ नया नहीं है। पूरी दुनिया के एग्जाम जो मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो ACCA हो गया, CPA हो गया, CMA हो गया, CIMA हो गया, ये सभी दुनिया के जो एग्जाम है, बड़े बड़े एग्जाम है, उसमें केस स्टडी ऑलरेडी बहुत सालों से है। जस्ट है कि उनका थोड़ा सा केस स्टडी का स्टाइल दूसरा होता है, हमारा केस स्टडी का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हमारा केस स्टडी थोड़ा इवॉल्व हो रहा है और आगे चल के ये और बेहतर होता चला जाएगा। द बेस्ट एडवांटेज व्हाट आई कैन टेल यू इन केस स्टडी इज कि केस स्टडी में कोई गलत सवाल ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ लिखा और पूरा गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि आपने कुछ लिखा और वो पूरा 100% रॉन्ग हो जा रहा है, ये बहुत रेयर है। केस स्टडी में एक सिचुएशन दिया रहता है, एक प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशन जो एक कंपनी फेस कर रही है, और बेस्ड ऑन आपका पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो कॉस्टिंग का बना है, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुल कॉस्टिंग दैट यू हैव डन, उस बेसिस पे आप केस स्टडी को आंसर करते हैं। तो जब आप केस स्टडी आंसर करते हो तो यह मत समझिए कि केस स्टडी एक अनदर चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा कॉस्टिंग एक केस स्टडी में समाया हुआ है। आपने जो समझा है, आपने जो सीखा है, आप जो सिचुएशन जो दे रखा है क्वेश्चन में, उस सिचुएशन को समझ के आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्टिंग आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर हम 5, 6, 7, 8, 10 केस स्टडी तक जब पहुंचेंगे तब आपको लगेगा ये
संभव है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी आपको केस स्टडी अच्छे से समझना होगा, रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि क्या कंपनी फेस कर रही है, क्या चाह रही है कंपनी। अगर आपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, तो मेरी बात याद रखिए, आपको केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और केस स्टडी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगा तो समझ लीजिए आपका कॉस्टिंग का जो मेजर, जो बड़ा भूत है, वो आपका भूत उतर जाएगा। दूसरी बात करते हैं, बाकी सब दूसरे सिलेबस की। बाकी ओवरऑल दूसरे सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके एक नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक लाया गया है, पर यह टॉपिक पिछले सिलेबस में भी था, बट थोड़ा कम था। अभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा करके ऐड किया गया है सिलेबस में, टू मेक इट मोर यूनिवर्सल। हम ग्लोबल जा रहे हैं, हम दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है, दुनिया के लोग जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम भी उसको जाने। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सीपीए की बात करें, अगर आप सीएमए की बात करें, सीमा की बात करें, एसीसीए की बात करें, तो ये सब इंटरनेशनल सिलेबस में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत दिनों से पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर एसीसीए की बात करें तो एक सेपरेट पेपर है, पेपर P5 एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जहां पूरा सब्जेक्ट एक 100 मार्क्स का पेपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पे पूरा पेपर डेवलप्ड है। आपके पास सीए में उतना बड़ा सिलेबस नहीं है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, बहुत छोटा सा सिलेबस है, कंडेंस सिलेबस है। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ ले और ये नहीं सोचे कि इतना थियोरी पढ़ना है, कैसे मेमोराइज होगा, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ ले इसको, जो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे उस पर। अगर आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे एक अच्छा स्कोर बना लिया, केस स्टडी पे एक अच्छा कंट्रोल बना लिया, तो बाकी सब चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी डरा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे क्लास में पहला रूल यह है कि हम कभी भी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, वो सब चैप्टर्स हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो याद रखिए कि हम चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमको तो रेलेवेंट कॉस्टिंग आता था, पर हमको पता नहीं था ये क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग से था। हमको तो ट्रांसफर प्राइसिंग आता था, पर मुझे समझ में नहीं आई ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। मुझे तो मेक और बाय डिसीजन समझ में आता था, सीवीपी समझ में आता था, बट कैसे समझूं कि ये क्वेश्चन में मुझे सीवीपी का लॉजिक लगाना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सिर्फ एग्जाम हॉल में फेस करते हो। आप जब प्रैक्टिस करते हो, आप जब प्रिपेयर करते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब आप एक चैप्टर खोलते हो तो आपको पता रहता है कि मैंने आज रेलेवेंट कॉस्टिंग करना है, और चूंकि आप रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर खोलते हो तो आपका जो ट्यूनिंग है ब्रेन पे, वो ऑलरेडी रेलेवेंट कॉस्टिंग पे वो ट्यून हो जाता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग सोचना है या ट्रांसफर प्राइसिंग सोचना है या कुछ और कॉन्सेप्ट सोचना है। इसमें आप पूरी फोकस के साथ रेलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में सोचते हो, हर क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाता है। पर सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन आपके साथ एग्जाम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं बताया जाता कि ये चैप्टर, बेटे देखो ये चैप्टर मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग से पूछी है, अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में सोचो और सॉल्व करो। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये आपको पहली बार एक्सपीरियंस एग्जाम सेंटर में होता है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नाइटमेयर खड़ा हो जाता है एग्जाम के। पहली बात तो आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है उतना कि उतना सोचे। दूसरी बात प्रॉब्लम की कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तीसरी बात आपको आंसर कैसे, कहां से शुरू करनी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन समझ गए, टॉपिक भी समझ गए, चलिए आंसर कहां से शुरू करें। वर्किंग नोट 1 बनाओ, वर्किंग नोट 2 बनाओ, किधर से शुरू करो आंसर। ये सब प्रॉब्लम हम डे 1 से एड्रेस करेंगे इस क्लास पे।
अगर आप एक्साइटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बाय द एंड ऑफ द क्लास आप सुपर कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा तो कॉस्टिंग में मजा आने लगेगा, और मजा करते हुए हम पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर का टारगेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम एम इरफत है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। पिछले 2 डिकेड से ऑलमोस्ट 17 साल प्लस से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे सिलेबस में पढ़ाता हूं, नॉट जस्ट सीए, मैं सीएमए पढ़ाता हूं, सीमा पढ़ाता हूं, सीपीए के कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूं, एसीसीए में पूरी जो कॉस्टिंग की सिलेबस है वो मैं पढ़ाता हूं। तो मैं बहुत सारे सिलेबस इंटरनेशनली भी पढ़ाता हूं, बट ओवरऑल माय स्पेशलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट्स टू कॉस्टिंग। मैं खुद, जैसे मैंने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सीएमए यूएस भी हूं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैंने सीमा भी कर रखा है। तो ओवरऑल मैंने बहुत केस स्टडी देखा है, बहुत परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखा है, और कॉस्टिंग को बहुत गहराई से आपको पढ़ाना चाहता हूं। आई एम श्योर यू विल एंजॉय द एंटायर जर्नी ऑफ कॉस्टिंग विथ मी। विथ दिस, let us get started with the basics, the fundamentals, the contents of the CA final costing syllabus. सब्जेक्ट का नाम तो पहले आपको डरा के रखता है, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट का नाम शायद कोई और सब्जेक्ट का नहीं हो। अगर आप पेपर 1 देखें, पेपर 2 देखें तो इतना बड़ा नाम नहीं है। कॉस्टिंग पेपर का नाम बहुत बड़ा है। तो हमारा ये पेपर 5 पहला पेपर है सेकंड ग्रुप में, और नाम क्या है पेपर का? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोल सकते हो, पेपर बोल सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा अलग सा पेपर बोल सकते हो, बट हमारे सिलेबस में ये दोनों एक ही पेपर का पार्ट है, दोनों पेपर 5 में कवर होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो ये बेसिकली ओवरऑल थियोरी कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग है ये बात, मान लीजिए कि ये इंटरेस्टिंग है, हम समझेंगे इसको अच्छे से और सीखेंगे। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉस्टिंग में हम चैप्टर्स के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे अपने सिलेबस को, हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। कैसे? पहले समझिए कि पहला है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो एक बहुत बड़ा सिलेबस है हमारे बुक पे। सो मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारे आईपीसीसी में एक चैप्टर था जिसका नाम ही था मार्जिनल कॉस्टिंग, बट फाइनल में ऐसा कोई नाम नहीं है चैप्टर का। बट डू वी हैव मार्जिनल कॉस्टिंग? यस, वी हैव अ होल बिग कॉन्सेप्ट अराउंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हमको इजी लगने लगेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट पे जो हमारे चैप्टर्स बेस्ड है, पहला चैप्टर है हमारा सीवीपी एनालिसिस, जो प्योरली मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस्ड है। दूसरा चैप्टर जो प्योरली मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस्ड है वो है थ्रूपुट अकाउंटिंग। मैं एक सीक्वेंस पे लिख रहा हूं, दैट डज नॉट मीन्स कि हम ये सीक्वेंस पे ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, नहीं, हम सीक्वेंस पे पढ़ेंगे, पर कौन से सीक्वेंस में? उस सीक्वेंस पे कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पे यूज आए, दूसरा कॉन्सेप्ट तीसरे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करे। हम उस सीक्वेंस पे हम कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे। अगर हम ये सीख गए कि कॉन्सेप्ट कनेक्ट कैसे होता है तो समझिए कॉस्टिंग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।
तो जैसे मैंने बताया, हम चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप थ्रूपुट अकाउंटिंग समझ लेते हैं, सीवीपी समझ लेते हैं, तो आपको तीसरा चैप्टर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट बहुत आसान लगने वाला है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट ओनली। नेक्स्ट, अगर हमने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट समझ लिया तो रेलेवेंट कॉस्टिंग समझने में क्या तकलीफ है? कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग समझने में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है रेलेवेंट कॉस्टिंग। नेक्स्ट, रेलेवेंट कॉस्टिंग समझ लिया, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ब्रॉडली अगर आप देखिए तो ये 5 कॉन्सेप्ट, 5 चैप्टर्स जो है, ओवरऑल ये मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता है। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग को इन डेप्थ समझ लिया। कैसे इन डेप्थ समझेंगे? हम पूरा आईपीसीसी सिलेबस को एक बार रिवाइज करेंगे। जितने भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम भूल चुके हैं, हम पूरा उसको पहले रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम उसको सीए फाइनल के सिलेबस में कनेक्ट करेंगे। आपका सीए फाइनल सिलेबस बहुत आसान लगने लगेगा एज फार एज दीज चैप्टर्स आर कंसर्न्ड। जैसे मैंने बताया, कॉस्टिंग में मजा आना चाहिए। जरूर से मजा आएगा जब तक आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत क्लियर होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे सिलेबस में है पर आईपीसीसी में ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, फाइनल में ये चैप्टर दिखता नहीं है बिकॉज ऐसा नेम ऑफ द चैप्टर नहीं है, बट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, और वो है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग समझ लिए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, तो समझिए आपका 40 to 50% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। क्योंकि 40 to 50% जो सिलेबस आपका है वो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आसपास घूमता है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के समुद्र में बस जाना है और डूबना नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को गहराई से समझना है, और जितने भी चैप्टर्स जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उसको चैप्टर वाइज हम यूज करेंगे। आसान होगा, यकीन मानिए बहुत आसान होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे एक चैप्टर है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ लिया तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझने में आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। एग्जाम में आया तो आपको जरूर अच्छा मार्क्स मिलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका टारगेट कॉस्टिंग। बहुत लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग एक अलग सा चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक एक्सटेंशन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ लीजिए, टारगेट कॉस्टिंग आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, हम पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट, प्राइसिंग डिसीजन। टारगेट कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिसीजन में बहुत क्लोज कनेक्शन है, हमको समझना है वो क्लोज कनेक्शन। अगर आपने समझ लिया टारगेट कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिसीजन का जो इंटर कनेक्शन होता है, तो आपको ये दोनों चैप्टर एक साथ आराम से समझ में आएगा। हम हर क्वेश्चन बना पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सब छोटे छोटे चैप्टर से जो बच्चे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो चैप्टर छोटे हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनसे बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आए तो आपसे जरूर बन जाएगा वो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स, क्यों ना हम वैसे जमा करते रहें। पहला टारगेट, हम फेलिंग को इम्पॉसिबल बनाना चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन पे, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज, फेलिंग शुड बिकम इम्पॉसिबल। यह हमारा पहला टारगेट होगा।
जब हम पहला टारगेट के बहुत करीब पहुंचने लग जाएंगे तो हम दूसरा टारगेट पे जाएंगे कि कैसे हम कॉस्टिंग में एक एग्जाम्शन क्रैक कर पाए। यकीन मानिए कि अगर आपने पहला पेपर ऑफ सेकेंड ग्रुप में आपने एग्जाम्शन क्रैक कर दिया तो आपको सेकेंड ग्रुप पास करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपका मोटिवेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एंथुसियाज्म इतना बढ़ जाएगा कि बाकी सब पेपर्स में आप बहुत मेहनत करके उस ग्रुप को इजीली क्लियर कर पाएंगे। सो पहला पेपर है सेकेंड ग्रुप का, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। प्राइसिंग डिसीजन हमने समझ ली। कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सिलेबस से हट चुका है, बहुत लोग बोलते हैं सिलेबस में है। चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं यहां पे जस्ट बता रहा हूं आपको कि ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से चैप्टर्स में ओवरऑल यूज होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ब्रॉडली अगर आप देखें तो ये 5 मेजर चैप्टर्स है जहां ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। हम चैप्टर्स नहीं सीखेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, कंट्रोल में आ गया, चैप्टर्स जरूर कंट्रोल में आएगा हमारा। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे, तो तीसरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। ये स्टैंड अलोन एक चैप्टर है जिसमें हम सीखते हैं कैसे बजट्स बनाते हैं। फंक्शनल बजट, मटेरियल बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, सेल्स बजट, ये हम सीखते हैं। बजट्स आपको एक स्टैंड अलोन चैप्टर जरूर दिखेगा, पर बजट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट से होता है। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए हैं, तब आप बजट चैप्टर जब आप करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये फाइनल लेवल पे आते हैं जिनका जो संबंध, जो कनेक्शन होता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है। स्पेशली सेल्स बजट, स्पेशली questions which has given in a form that the company wants to earn this much profit, and to earn this much profit what should be the total sales turnover। ये कनेक्शन डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग से है। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। So, though budgets and budgetary control looks like a standalone chapter, it has a very strong connection with marginal costing. तो हम budgets and budgetary control को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पहला कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा है आप उसको यूज कर पाइएगा, एक रिविजन टाइप का आपका हो जाएगा। दूसरा चीज, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है इसको तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक दूसरे चैप्टर पढ़ने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ बजट्स, इसलिए मैं आपको पहले बजट्स पढ़ाऊंगा और बजट्स में जो हम सीखेंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा भूत लोगों ने क्रिएट कर रखा है, बहुत मुश्किल है, एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, बहुत टाइम लगता है। हम सब भूत उतारेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, पकड़ पकड़ के मारेंगे इसको, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि जो भी सबसे डिफिकल्ट जो चीज आपको लगता है मैं उसको सबसे इजी बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो फियर है कॉस्टिंग के प्रति, कॉस्टिंग की तरफ जो डर पैदा किया है लोगों ने, उस डर को हम हटाएंगे। क्योंकि अगर वो डर नहीं रहेगा तो आपको कॉस्टिंग समझने में बहुत आसानी होगी। अगर इंटरेस्ट लग रहा है चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट हमको समझना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगेन सब चैप्टर में कोई ना कोई कनेक्शन है, हमको उस कनेक्शन को समझना है, उस तार को जोड़ना है, क्योंकि कॉस्टिंग ओवरऑल एक वन सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, एंड ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स हैज सम कनेक्शन विथ ईच अदर। जैसे मैंने बताया, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ बजट्स। अगर आपने बजट्स को अच्छे से नहीं समझा
फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें समझने के लिए, जो मेरे मुताबिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद कराऊंगा एक एक फॉर्मूला, नॉट जस्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला का एक एक मीनिंग, कहां पे किस फॉर्मूला को यूज करना है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे याद करना है कि आप एग्जाम में भूले नहीं, ये सब चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा और मैं आपको याद कराऊंगा इस तरीके से कि आप उसको बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रिक है फॉर्मूला याद करने के लिए, और सब ट्रिक हम क्लास में सीखेंगे। बहुत सारा फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी बहुत सारा फॉर्मूला है। मैं आपको हर वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला को मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला मेमोराइज करना वो बच्चों वाली बात थी, वो पुराने दिन थे। अब हम फॉर्मूला को समझेंगे। अगर एक बार हमने फॉर्मूला को समझ लिया तो फॉर्मूला को याद करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसको समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूला में, क्यों ये फॉर्मूला इस तरीके से, वाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इज रिटन लाइक दैट, वाई इज द फॉर्मूला लाइक दैट। ये हम हमेशा सवाल करेंगे अपने आप से, मैं भी सवाल करूंगा आपसे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। और यकीन मानिए कुछ समय बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों डिजाइन किया गया है, और आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूला आप मेमोराइज कीजिए, क्योंकि मेमोराइज कीजिएगा तो कंफ्यूजन आपको जरूर होगी। हम मेमोरी बिजनेस नहीं करेंगे क्लास में, हम सबको डिटेल इन डेप्थ, थोड़ा समय लगेगा पर हम सीखेंगे उसको। चलिए आगे जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत कुछ सीखना है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्टैंड अलोन चैप्टर है। ये स्टैंड अलोन चैप्टर है, सिलेबस में लगता है, पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी दो कॉन्सेप्ट बहुत यूज आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम इसको कनेक्ट करेंगे। जितना भी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखा है, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उसका यूज करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाला है, कहां पे आपको याद रखना है वो सब कॉन्सेप्ट्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट आल्सो आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते, और चूंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, हम वो कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे हर चैप्टर में जहां उस कॉन्सेप्ट का यूज है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स: मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। सो इस सीक्वेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, और हम उसको प्रैक्टिकली दूसरे कॉन्सेप्ट पे और दूसरे चैप्टर पे सक्सेसफुली यूज भी कर पाएंगे। भूलने की बात भूल जाइए, भूलना मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम इतना रिवाइज करेंगे उसको। नेक्स्ट आते हैं, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बोला, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बजट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े चैप्टर्स आपको दिखेंगे जो आप बहुत बार भूल जाते हैं पढ़ना। अदर जो चैप्टर्स है, ब्रॉडली इट रिवॉल्व्स अराउंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कोई बेसिकली ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग समझ लिया, बजट्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ लिया, तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा आइडिया ऑलरेडी हो चुका है कॉस्टिंग के बारे में। उस आइडिया को हम यूज करेंगे कहां पे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाले क्वेश्चंस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमको सिंपल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कॉस्टिंग का, और इसीलिए हम बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे हमारे क्लास में। जैसे हमारा एक चैप्टर है जस्ट इन टाइम, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, बट इंटायर चैप्टर इज बेस्ड अराउंड व्हाट? इंटायर चैप्टर इज बेस्ड अराउंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम जस्ट इन टाइम करेंगे, इससे हमको कितना फायदा होगा, कितना कॉस्ट आएगा जस्ट इन टाइम,
करने का। अगर आपको यह समझ में आ गया तो यह चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्या करना है पूरे चैप्टर में? बस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है कि हम जस्ट इन टाइम करें या ना करें। सिमिलरली हमारा एक दूसरा चैप्टर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगेन ये सिंपल चैप्टर है। रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट कॉन्सेप्ट? रिवॉल्व्स अराउंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम टोटल क्वालिटी अडॉप्ट करें या नहीं करें, कंटिन्यू करें जो हम करते आ रहे हैं, या फिर हम क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर हम इंप्रूव करते हैं तो एडिशनल कॉस्ट लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो हम कस्टमर लूज कर सकते हैं, हमारा वारंटी एक्सपेंस बढ़ सकता है। तो हम ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं इस चैप्टर में। अगर आपको कॉस्टिंग पूरा समझ में आ गया है अब तक, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत बड़ा भूत नहीं है। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। इसी बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हम बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन ऑल्सो यू कैन से इट इज कमिंग अंडर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम देखते हैं खुद से बनाना का कॉस्ट कितना आता है, हम खरीदने का कॉस्ट कितना आता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से पूरा प्योरली निकल के आता है। अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग समझ लिया है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो यूज करना है मेक और बाय डिसीजन में, हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। डिफिकल्ट लग रहा आपको? लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड इट सिंपल, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे इन डेप्थ में। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सिलेबस है वो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक के आसपास है, क्यूटी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक ब्रॉडली जितना हमारा चैप्टर्स था वो सब तो हट चुका है। अभी न्यू सिलेबस में अच्छी बात यह है कि हमारा टेक्निकल जो चैप्टर्स था उसमें 2 चैप्टर्स बचा है। एक है लर्निंग कर्व। बहुत सारे लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व क्यूटी का हिस्सा नहीं है। चलिए मैं मानता हूं, पर हम यहां पे लर्निंग कर्व को क्यूटी का हिस्सा लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको ये क्यूटी का हिस्सा है या नहीं है, सीखना तो हमें है ही। लर्निंग कर्व बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 5 क्वेश्चन हम बनाएंगे और हमको लर्निंग कर्व में पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करना आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर जरूर आएगा। बस 5 क्वेश्चन का ये चैप्टर है, हमने 5 क्वेश्चन करना है और हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, आंसर लाएंगे, एंजॉय करेंगे। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा एक चैप्टर है जो क्यूटी का हिस्सा है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और व्हाट वी कॉल इट एज एलपीपी। एलपीपी डिफिकल्ट नहीं है, यकीन मानिए ये डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको एलपीपी समझ में आ जाएगा। बस एक ही चीज हमको यहां पे ध्यान रखना है कि हम टाइम अच्छे से मैनेज कर पाए, क्योंकि एलपीपी में बहुत बार हम क्लरिकल एरर कर देते हैं। 2 के बजाय 3 लिख देते हैं, 1/2 के बजाय 1/3 लिख देते हैं। ओवरसाइट की वजह से क्लरिकल एरर्स होता है हमको, और क्लरिकल एरर ये चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एलपीपी में बहुत बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज किया गया है। स्टेप्स अगर आपको याद हो गया, जो मैं याद कराऊंगा आपको, एलपीपी आपको आसान लगेगा। अगर आपने अरिथमेटिकल एरर नहीं किया है तो अरिथमेटिकल एरर क्लास 7-6 की मैथमेटिक्स है। आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो एरर अवॉइड कर पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा स्पीड लाने की जरूरत है। अगर वो दोनों चीज आपने इंप्रूव किया तो एलपीपी एक बहुत अच्छा आपको एक ऑल्टरनेटिव है स्कोर करने के लिए क्यूटी में। सो क्यूटी हमारा लर्निंग कर्व जैसे मैंने बताया आसान है, एलपीपी आसान है। अरिथमेटिकल एरर अवॉइड करना है हमको। बस अगर ये कर लिए तो आपका एलपीपी बहुत अच्छे से स्ट्रांग बन सकता है, बहुत स्कोर कर सकते हैं हम एलपीपी में। डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं, यकीन मानिए एलपीपी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 5 क्वेश्चन हम करेंगे एलपीपी में, और 5 क्वेश्चन में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे।
उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन है वो आप समझ लिए सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सो फार 6 कॉन्सेप्ट्स को समझा है कि ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। अब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो फार जितना भी हमने चैप्टर्स देखा, अगर आप एक चीज ध्यान रखिएगा तो हमने नंबर से प्ले किया है। सब जगह हम नंबर समझ रहे हैं, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड नंबर्स। हम मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नंबर से खेल रहे हैं, आंसर ला रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द नंबर्स। बट कॉस्टिंग सिलेबस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू नंबर्स, देयर इज बियॉन्ड नंबर्स, वी हैव टू गो बियॉन्ड नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो नंबर्स के बेसिस पे नहीं लिए जा सकते। वी नीड टू डू सम क्वांटिटेटिव analysis which we have already done, but we also need to do qualitative analysis for our decision making। और qualitative analysis जो है वो हम यहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में सीखते हैं, जो बेसिकली आप समझ लीजिए कि हमने क्वांटिटेटिव सीख लिया, यहां पे हम क्वालिटेटिव सीखने वाले हैं। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर मैं सिंपल भाषा में इसका ट्रांसलेट करूं आपको, तो परफॉर्मेंस आप समझ रहे हैं, इवैल्यूएशन भी आप समझ रहे हैं कि हम कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है, कंपनी अच्छे सही ग्रोथ डायरेक्शन पे है या नहीं है, कैसे एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस है, कैसे मेजर किया जाए, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाए, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाए टू एनालाइज वेदर द कंपनी इज एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इट्स ग्रोइंग नॉट ग्रोइंग। ये सब कुछ हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में समझते हैं। इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पहली बात ये थियोरी है मान लीजिए, बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी समझ रहे, कैसे हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं कंपनी को, कैसे हम नया बदलाव ला सकते हैं कंपनीज में, कैसे हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं। ये ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वक्त लगेगा, बट एज एन व्हेन आई कीप टेलिंग यू, एडिंग यू दीज थियोरी कॉन्सेप्ट्स, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम बार बार मिस कर रहे थे हमारे पुराने सिलेबस में, क्योंकि उतना डिटेल्ड नहीं था। बेंचमार्किंग करना, बैलेंस स्कोर कार्ड को समझना, ये सब इंटरेस्टिंग है, थोड़ा थियोरी है बट मजा आने वाला है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, आप ऑडिटिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की तरह नहीं ले इसको, क्योंकि वहां पे थोड़ा मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है। यहां पे आपको उतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप अपने खुद के, यू कैन राइट इन योर ओन सेंटेंस, बट थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर उतना कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत स्कोरिंग एरिया बन सकता है आपके लिए। क्या करना है हमको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में? बस कॉन्सेप्ट को, क्वालिटेटिव आइडियाज को समझना है, और उतना समझ गए तो समझ लीजिए आपका सिलेबस ओवरऑल बहुत हद तक कंप्लीट होने को आया है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या समझते हैं? सपोज जैसे हम टीम परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं, कैसे हम टीम परफॉर्मेंस को मेजर करें, कम परफॉर्म कर रही है, इंप्लॉइज परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे मेजर करते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं, और इसमें बहुत सारे आइडियाज है, थियोरीज है जो हमको समझना है इसमें। बट ओवरऑल मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा आपको ये चैप्टर। बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ये मत सोचिए कि बोरिंग थियोरी है, बस उतना जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा जो H है वो है हमारा केस स्टडीज। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, केस स्टडीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। केस स्टडी पूरा जो कॉस्टिंग जो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, जो इतना आप मेहनत कर चुके हैं, बस आपको वो मेहनत आपको एक केस स्टडी में दिखाना है। आप जो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके जहन में है, जो डेप्थ ऑफ नॉलेज जो आप अचीव कर चुके हैं, बस वो आपको डेप्थ यहां पे प्रेजेंट करना है एक बेसिक इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं, सर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। अरे ये इंग्लिश का एग्जाम थोड़ी ना है,
मैं यहां पे इंग्लिश नहीं चेक कर रहा हूं, ना ही आईसीआई आपका इंग्लिश की क्वालिटी चेक कर रही है। आपकी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही चीज यहां पे चेक किया जा रहा है, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। इंग्लिश तो सीए फाउंडेशन में ही चेक हो गया आपका, उससे ज्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है सीए में। तो इंग्लिश पे बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस फॉर्मेशन ओवरऑल ओके होना चाहिए। इधर उधर अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहा है, इग्नोर कीजिए, मूव ऑन कीजिए। आपको कॉन्सेप्चुअली सही रहना है। द बिगेस्ट एडवांटेज इन केस स्टडीज, जीरो लाना बहुत मुश्किल है केस स्टडी में, अगर आपने कॉस्टिंग को अच्छे से समझा है तो। और जनरली देखा जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है केस स्टडी में, अगर आपने सिचुएशन को समझा है। हम केस स्टडी को ऑलवेज 3 भाग में डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे 3 भाग में, और हेडिंग लिखेंगे केस स्टडी पे कि पहला भाग क्या है। तो पहला भाग है कि हम सिचुएशन को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा भाग में हम उसको कनेक्ट करेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट से। जो जितना भी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सब जितना भी हमने कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम उससे कनेक्ट करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। अगर आपने किसी भी केस स्टडी को ये ब्रॉड 3 भाग में आपने बांट दिया, तो आप समझिए आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा किया है। अगर आपका क्लैरिटी है उस प्रेजेंटेशन में, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपने प्रेजेंटेशन किया, क्लैरिटी लिखा, आपने कनेक्ट किया, जो सिचुएशन दिया है उसको कॉस्टिंग के नॉलेज से। अगर आप ये सब कुछ करना सीख चुके हैं, ये सब कुछ करना ट्रेन हो चुके हैं, तो आपको केस स्टडी मजेदार लगेगा, क्योंकि यहां पे कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी मेमोराइज करके लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ओवरऑल डेप्थ ऑफ नॉलेज प्रेजेंट करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं, समझ जाते हैं चीजों को, पर लिख नहीं पाते। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको केस स्टडी में। सिर्फ केस स्टडी पढ़ लेने से कि चलो मैंने 10 केस स्टडी पढ़ लिया है, 4 बार पढ़ लिया, थोड़ा आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए आप एक इससे लिख रहे हो, बिना लिखे आप कैसे सीख पाओगे, कैसे एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे? आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज केस स्टडी को सिर्फ रीड नहीं करेंगे हम केस स्टडी को लिखेंगे, समझेंगे, पैराग्राफ में ब्रेक करेंगे और कनेक्ट करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीख रखा है। अगर आप इतना करने के लिए रेडी है तो केस स्टडी बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। लास्ट जो हमारा है, जो बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं उसी के आसपास ये सब चैप्टर्स है, जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल काइजन कॉस्टिंग, अदर चैप्टर्स। सो अदर चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है जो बच्चे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। प्लीज इग्नोर नहीं करना है कॉस्टिंग में, किसी भी छोटे कॉन्सेप्ट को, छोटे चैप्टर्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सिलेबस में है, हम उसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स हम इसी छोटे छोटे चैप्टर से कलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, टारगेट 1 इज टू मेक फेलिंग इम्पॉसिबल। अगर आपने उतना कर दिया तो समझिए आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है, बहुत ज्यादा फेलिंग होता है कॉस्टिंग में। और चूंकि ये पहला सब्जेक्ट है, अगर आपका पहला सब्जेक्ट और पहला पेपर सेकेंड ग्रुप का अच्छा नहीं जाता है, तो हमारा एंथुसियाज्म, मोराल जो है बहुत कम हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पहला पेपर में अगर बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट पेपर बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। हमको नहीं करना है ये सब कुछ, हमने स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी है, कॉस्टिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। छोटे पेपर्स को, छोटे चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बस 2 घंटा 3 घंटा का प्रिपरेशन चाहिए। हमारे जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है सब हमारे कंट्रोल पे आ जाएंगे, बस 2 से 3 घंटा। जब हम 20 घंटा 30 घंटा
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को दे सकते हैं 2 घंटा, ये छोटे छोटे चैप्टर्स को क्यों नहीं दे सकते? जरूर से दीजिए, इसमें मिसिंग नहीं करना है। तो हमारे जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है, सपोज काइजन कॉस्टिंग हो गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमारा परेटो एनालिसिस हो गया, अगेन छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो ये सब कॉन्सेप्ट, 6 सिग्मा हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक छोटी सी टॉपिक है, हम पढ़ के जाएंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आउटसोर्सिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस इतनी सी कहानी है कॉस्टिंग की। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको चैलेंज से बता सकता हूं, बस थोड़ा सा विश्वास करना है आपको मेरे ऊपर, ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर्स, एक एक थोड़े थोड़े सिलेबस को हम कवर करते जाएंगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। मैंने बहुत सालों से कॉस्टिंग पढ़ाया है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लगभग almost 17 years since I have been teaching, and I have been called by my student by various names today: dictionary of costing, god of costing, the masiha of costing. I don't know how many names I have earned for myself through just one simple idea: making costing interesting, making the subject such that you fall in love with it. And same thing I am going to do with you. At the end, I will assure you that you will certainly like the subject. जो आपका भूत है कॉस्टिंग के आसपास जो भटकता है, यकीन मानिए आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। हम इतना सिंपल करेंगे कॉस्टिंग को, हम समझेंगे, हम साथ में मेहनत करेंगे और हम सक्सीड होंगे। कॉस्टिंग जितना भी आपको टेंशन दे चुका है या देता आ रहा है, अगर आईपीसीसी में भी आपको टेंशन दिया है तो आप उस टेंशन को हटा दीजिए। हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको ये अश्योरेंस दिलाता हूं कि कॉस्टिंग आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। हम टारगेट करेंगे कि हम एग्जामिशन लाए कॉस्टिंग पे, फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको जानना है और मेरे बारे में, जाइए मेरे स्टूडेंट से पूछिए, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, मिलिए उनसे, बात कीजिए। आई एम श्योर दे विल हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर अबाउट हाउ वी टुगेदर मेड कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है मुझसे, तो बेफिक्र होकर पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन पे डालिए। जो भी आपको मुश्किल लगता है, कोई भी चैप्टर अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल भी आप बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन पे डालिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज का, आपके इश्यूज को जल्द से जल्द हम रिजॉल्व करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स पे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। खुद का बहुत ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।